गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान के तहत चैप्टर 3 या पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे दोस्तों। और जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 फंडामेंटल राइट में दोस्तों हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर 35 पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में दोस्तों आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 13 का पार्ट 2, 3, 4 आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल 13 का 1 देखे थे दोस्तों। हम बताए थे कि भारतीय संविधान लागू होने के पहले हमारा संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, तो आप देखोगे 26 ऑफ जैन 1950। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे कानून थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे, जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे। कि जैसे एग्जांपल में दिए थे दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935। तो दोस्तों आर्टिकल 13(1) बोलता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जितना भी है, संविधान लागू होने से पहले जो भी लॉ है, अगर हमारा फंडामेंटल राइट को करटेल करता है, डेरोगेट करता है, इनकंसिस्टेंस होता है, तो नल और वॉइड हो जाएगा, मतलब शून्य घोषित होगा। तो लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स देखे थे, इसी से रिलेटेड। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, माने संविधान लागू होने के बाद। लेकिन अब सवाल उठता है कि इनमें थोड़ा सा डाउट था। एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर इसमें थोड़ा एक केस लॉ के माध्यम से समझाइए, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों हम लोग। जैसे हम बताए थे कि आर्टिकल 13 में 2 डॉक्ट्रिन था। एक डॉक्ट्रिन था दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी कहने का मतलब सेपरेट करना दोस्तों, सेपरेट करना, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या सेपरेटबिलिटी। और दूसरा डॉक्ट्रिन था दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स कहने का मतलब दोस्तों कि इसको ढक लेगा। अब इसमें कहानी क्या दोस्तों, जैसे मान ले मेरा ABCD 4 किसी भी एक्ट में 4 क्लाउज है। इसमें दोस्तों हम बताया था कि B और C मान ले मेरा फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंस है। मतलब ये जो 2 कानून है, B और C ऐसा कानून है जो फंडामेंटल राइट को करटेल नहीं कर रहा, फंडामेंटल राइट को नहीं छीन रहा, तो ये दोनों लॉ क्या होगा दोस्तों, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों लॉ वैलिड है और एग्जिस्ट करेगा। लेकिन सवाल है कि दोस्तों A और D ऐसा कानून है जो फंडामेंटल राइट के साथ क्या कर रहा है, इनकंसिस्टेंस हो रहा है। तो इसको दोस्तों क्या कर दिया जाएगा, इसको क्या कर देगा, फंडामेंटल राइट क्या कर देगा दोस्तों, इक्लिप्स कर देगा, मतलब ढक देगा। और इसका कहने का मतलब कि C और D इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव कहने का मतलब कि काम नहीं करेगा। मतलब संविधान लागू होने के पहले किसी कानून में 4 क्लाउज है ABCD, ये चारों कानून दोस्तों कब लागू हुआ है, संविधान लागू होने के पहले से। अब सवाल उठा कि संविधान लागू हो गया तो क्या ये चारों कानून वैलिड है, तो इसका वैलिडिटी चेक करेंगे। तो वैलिडिटी चेक करेंगे तो देखें कि B और C जो दोस्तों ये फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंस है, तो ये रहेगा। लेकिन A और D दोस्तों क्या था, C और D दोस्तों क्या था यहाँ पर, A और D, क्योंकि B और C हो गया, तो A और D दोस्तों क्या था, इनकंसिस्टेंट था। तो इनकंसिस्टेंस होने के कारण इसको क्या कर लिया, इक्लिप्स हो गया, इसको फंडामेंटल राइट ढक दिया और इसको इनऑपरेटिव बना दिया। बोला कि अब तुम अभी इनऑपरेटिव रहोगे, इनएक्टिव मोड में रहो, पैसिव मोड में रहो, तुम डोरमेंट रहो, तुम सो जाओ, तुम्हारा कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों A और D का कोई रोल नहीं है और इस पे सूर्य ग्रहण लग गया किसका, फंडामेंटल राइट का। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। और C और D कहां से आया, A और D कहां से आया, तो सेपरेटबिलिटी, फिल्टर से सॉर्ट आउट हो के आया दोस्तों। तो यही 2 डॉक्ट्रिन था। इसको एक केस लो में अगर देखना चाहोगे तो आप एग्जांपल लो कि भीकाजी नारायण केस वर्सेस MP, स्टेट ऑफ MP। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि बरार मोटर व्हीकल एक्ट एक कानून आया था। इस कानून में क्या था दोस्तों, ये भी कब है, ये समझिए कि संविधान लागू होने के पहले का ही कानून होगा।
तो संविधान लागू होने का पहले का कानून था। तो इसमें दोस्तों अब क्या किया गया था कि बेरार मोटर व्हीकल एक्ट में इसका एक सेक्शन ऐसा था जो स्टेट गवर्नमेंट को इंपावर दे रहा था। कहने का मतलब कि मान ले एमपी स्टेट जो है, एमपी के जो राज्य सरकार है, वो राज्य सरकार के अंदर जितना भी मोटर व्हीकल है, जितना भी मोटर बिजनेस है, सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में था। कोई अगर प्राइवेट आदमी अगर कोई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई बिजनेस करना चाहता तो नहीं कर सकता था। कहने का मतलब कि मान ले मैं एमपी का एक निवासी हूं और एमपी में मैं भी चाह रहा था कि मैं एक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक शोरूम खोलूं और उसमें मैं भी क्या करूं, व्हीकल वगैरह का बिजनेस करूं। लेकिन एमपी सरकार बोल दिया नहीं, आप प्राइवेट आदमी हो, आप ऐसे काम को नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितना भी मोटर एक्ट से रिलेटेड कानून है और जितना भी बिजनेस है सिर्फ मेरे अंडर में है। तो दोस्तों आप खुद देखो कि आपका जो आर्टिकल 19G है, फंडामेंटल राइट है, जिसमें राइट टू प्रोफेशन बोलता है, मतलब आपको आर्टिकल 19 इतना पावर देता है कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। मैं चाहूंगा तो मूंगफली बेच सकता हूं, साइकिल का दुकान, व्हीकल का दुकान, मेरा मन बुक का दुकान, किताब का दुकान, सब्जी का दुकान, मैं कुछ भी प्रोफेशन कर सकता हूं। टीचिंग, लॉयर, आप यहां तक इंजीनियर, डॉक्टर, लेबर, जो बनना आप बन सकते हो। राइट टू क्या दोस्तों, प्रोफेशन है। आपको कोई भी काम करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास आर्टिकल 19G में फंडामेंटल राइट है, जिसके अंदर कहा गया राइट टू प्रोफेशन। आप अपने हिसाब से पेशा चुन सकते हो। अब मान ले मेरा मन कर गया कि मोटर व्हीकल के तहत मैं मोटर का बिजनेस करना चाहता हूं, व्हीकल का बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन एमपी सरकार क्या कर दिया, बोल रहा नहीं भाई सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो स्टेट को जो कोई ना कोई अगर एक्ट इंपावर कर रहा है तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के साथ क्या हो रहा है दोस्तों, इनकंसिस्टेंस हो रहा है। तो आप देखोगे इस केस के थ्रू, मान ले अगर एग्जांपल लोगे तो मान ले इसमें मोटर व्हीकल एक्ट है, तो मान ले मोटर व्हीकल एक्ट में क्लाउज ए, क्लाउज बी, एक्स वाई जेड, इतना सारा क्लाउज है। लेकिन जो आप देखोगे कि एक्स वाई जेड क्लाउज ऐसा है जो फंडामेंटल राइट को नहीं छीन रहा है, करटेल नहीं कर रहा है। तो ये कैसे पता चला दोस्तों, तो ये पता चला डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये पहला डॉक्ट्रिन है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या किया कि मोटर व्हीकल एक्ट में जितना कानून था उसको फिल्टर आउट किया, मतलब उसको छाना कि कौन ऐसे ऐसे कानून है जो फंडामेंटल राइट के साथ क्या है, कंसिस्टेंस है, संगत है। तो जो संगत था, देखे कि एक्स वाई जेड संगत था, फंडामेंटल राइट को नहीं काट रहा था, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैलिड। लेकिन दोस्तों आप देखो कि इसमें ए और बी, ये मोटर व्हीकल एक्ट का ए और बी है। ए और बी दोस्तों क्या किया, स्टेट को इंपावर कर रहा था कि बिजनेस का मोटर व्हीकल का मोनोपोली दे रहा था। कहने का मतलब कि मोटर व्हीकल का जो बिजनेस है, मोटर व्हीकल का बिजनेस है, स्टेट का मोनोपोली है। स्टेट का मोनोपोली है किसके थ्रू, तो ए और बी के थ्रू। तो दोस्तों आप बताइए, ए और बी अगर स्टेट को मोनोपोलाइज कर दे रहा है तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के साथ क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंस हो गया। क्योंकि फंडामेंटल राइट तो कहता है 19G कि कोई भी आदमी कोई भी बिजनेस कर सकता है। तो दोस्तों ये जो बी, ए और बी है, इसको क्या करेगा, फंडामेंटल राइट इक्लिप्स कर देगा। यहां पर लग जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ये जो ए और बी जो ए और बी क्या दोस्तों, इनकंसिस्टेंस विद द फंडामेंटल राइट है, इसीलिए इसको क्या कर देगा दोस्तों, इनऑपरेटिव कर देगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंस है। तो दोस्तों ये हमारा 13(1) कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं 13(2). 13(2) में दोस्तों पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, आप समझिए, मान ले यहां पर एक संविधान यहां पर लिख दिए, ये मान ले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमको पता है कि 26 जनवरी 1950 26 जन 1950 को लागू हुआ। तो इसके पास दो है, एक है संविधान के पहले बहुत सारे कानून हैं और एक है संविधान के बाद भी बहुत सारे कानून हैं। तो संविधान बनने से पहले के कानून को हम लोग देख लिया आर्टिकल 13(1) में। अब हम लोग देखेंगे संविधान बनने के बाद भी तो बहुत सारे कानून हैं। क्या अभी बहुत सारे कानून नहीं आ रहे हैं क्या? जैसे ट्रिपल तलाक पे, सबरीमाल पे, अभी लेटेस्ट कोरोना से रिलेटेड, लेबर लॉ से रिलेटेड नया नया BNS वगैरह, बहुत सारा कानून अभी भी बन रहा है, करेंटली बन रहा है। तो बहुत सारे कानून ऐसे जो संविधान लागू होने के बाद भी बन रहे हैं। तो संविधान लागू होने के बाद जितने भी कानून है उसके बारे में कौन दोस्तों डील करता है, आर्टिकल 13(2).
13(2) में बताया गया है कि संविधान लागू होने के बाद अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंस होगा तो भी हो जाएगा नल और वॉइड। मतलब अल्टीमेटली दोस्तों आप देखोगे कि कह रहा है कि 13(2) में कह रहा है कि कोई भी अगर पार्लियामेंट अभी ऐसा कोई कानून बना दे, संविधान लागू होने के बाद भी तो भी कानून बन सकता है। मान ले कुछ ऐसा कानून बना दे जो फंडामेंटल राइट को छीन रहा हो। मान ले आज जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि आज कोई कानून बन गया आईटी एक्ट के तहत कि कोई भी व्यक्ति है जो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो बताइए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आज अगर ऐसा कानून बन जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट में है। कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है, जबकि आर्टिकल 19 में क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको वक्तव्य और अभिव्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता है, आपको कुछ भी बोलने की आजादी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आपको अभी कानून बना के छीन लिया जाएगा तो इस कानून को कर दिया जाएगा नल और वॉइड। तो आर्टिकल 13(2) में बताया गया है कि जो भी संविधान लागू होने के बाद अगर कानून बनेगा तो उस कानून को नल और वॉइड कर दिया जाएगा। कैसे कर दिया जाएगा? तो जुडिशियल रिव्यू। अभी जैसे हम लोग पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। सुप्रीम कोर्ट के पास दोस्तों आप देखोगे कि जुडिशियल रिव्यू का पावर है। कोई भी पार्लियामेंट में अगर नया कानून बनता है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू करेगा, देखेगा कि क्या ये जो कानून बना है, कानून बना तो क्या हमारे संविधान के साथ संगत है कि नहीं, कंसिस्टेंस है कि नहीं, साथ ही साथ यह कानून किसी का फंडामेंटल राइट का हनन तो नहीं कर रहा। अगर फंडामेंटल राइट को हनन करता है तो दोस्तों जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से आपको सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नल और वॉइड मतलब अवैध और शून्य घोषित कर देगी दोस्तों। तो आप देख रहे हो तो आर्टिकल 13(2) में क्या है? तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल माने संविधान लागू होने के बाद जितने भी कानून हैं अगर हमारे मूल अधिकारों को हनन करते हैं, उल्लंघन करते तो वैसे कानून को शून्य और अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आर्टिकल 13(2) साथ ही साथ प्रोहिबिशन की बात करेगा। प्रोहिबिशन माने रोकेगा कि आप ऐसा कानून मत बनाइए जो फंडामेंटल राइट को क्या करेगा? करटेल करेगा, डेरोगेट करेगा, इनकंसिस्टेंस करेगा। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट है इसी में दोस्तों की एक्सटेंट। आर्टिकल 13(2) बोलता है कि क्या फंडामेंटल राइट कहां तक एक्सटेंट है, किसको किसको मिल सकता है। तो इसमें दोस्तों आप एक केस लो देखोगे 13(2) में, तो इसमें अंबिका मिल में बताया गया था। अंबिका मिल दोस्तों, अंबिका मिल एक केस लो है, इसको देखेंगे स्लाइड में। इसमें दोस्तों 1950 के बाद, यहां पर देखिए 26 जनवरी 1950, कहने का मतलब कि संविधान लागू होने के बाद। तो संविधान लागू होने के बाद में मान लें इसमें एक अंबिका मिल में दोस्तों एक कानून था। इस कानून में लेबर वेलफेयर फंड, तो लेबर वेलफेयर फंड के तहत इसमें कहा गया था कि जो लेबर वेलफेयर फंड होगा, जो मजदूर को कल्याण करने के लिए जो फंड होगा वो सिर्फ भारत के नागरिक को मिलेगा, सिर्फ सिटीजन को मिलेगा। ऐसे भी दोस्तों पता है कि जनरली फंडामेंटल राइट हमारे सिटीजन को ही मिला गया, कुछ कुछ सिटीजन जो नॉन सिटीजन है मतलब फॉरेनर उनको दिया गया है। तो यहां पर दोस्तों एक आप देखोगे तो इस केस में एक कंपनी दोस्तों क्लेम करती है, कंपनी रिस्पोंडेंट होती है। तो इसको केस को, इस जो लॉ को चैलेंज करती है, लेबर वेलफेयर फंड को चैलेंज करती है और बोलती है कि लेबर वेलफेयर जो फंड है इसका जो बेनिफिट कंपनी को भी मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दोस्तों इसमें डिसीजन आता है कि जो लेबर वेलफेयर फंड है, जो मजदूरों के लिए जो फंड बनाया गया है, ये भारत के नागरिक को मिलेगा। अगर कोई नॉन सिटीजन है, फॉरेनर है, उसको भी नहीं मिलेगा। कोई कंपनी है उसको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी सिटीजन नहीं है। कंपनी एक लीगल एंटिटी है और लीगल एंटिटी सिटीजन नहीं हो सकता है। तो लीगल एंटिटी के लिए फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है, नॉन सिटीजन के लिए भी जनरली दोस्तों अवेलेबल नहीं था। तो इसमें यही बताया गया था कि अगर संविधान लागू होने के बाद भी कुछ कुछ ऐसे कानून हैं जो अगर हमारे फंडामेंटल राइट को कर्टेल करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? नल और वॉइड। लेकिन इसमें एक्सटेंट का बात किया गया था कि फंडामेंटल राइट कहां तक लागू है। तो जनरली नागरिक को दिया गया है, नॉन सिटीजन को नहीं दिया गया और कंपनी को नहीं दिया गया। हालांकि इसका कुछ एक्सेप्शन है जो कभी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आर्टिकल 13(1) हम लोग देख लिए, आर्टिकल 13(2) भी देख लिए। आर्टिकल 13(1) में देखे कि संविधान लागू होने के पहले का कानून, और 32 में दोस्तों क्या देखें?
संविधान लागू होने के बाद, तो संविधान लागू होने के बाद जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से कोई भी कानून बनेगा तो नल और वॉइड अगर फंडामेंटल राइट को छीनेगा। प्रोविजन, आप कोई भी कानून बना के फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकते, उस पर क्या है, रोक है। और एक्सटेंट है, मतलब कहां तक लागू है फंडामेंटल राइट, तो केस लॉ में दोस्तों हम लोग डील किए। अब देखेंगे आर्टिकल 13(3). तो दोस्तों आर्टिकल 13(3) में लॉ को परिभाषित किया है। परिभाषा में बताया गया है कि आखिर कौन कौन ऐसे लॉ हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया गया डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो लॉ में बताया कोई भी लॉ हो, एक्ट हो, बाई लॉ हो, सर्कुलर हो, नोटिफिकेशन हो, कस्टम हो, यूसेज हो, या फिर कोई फैमिली लॉ या सिविल लॉ या रिलीजन हो, कोई किसी प्रकार का अगर कानून हो, विधि हो, सर्कुलर हो, रेगुलेशन हो, नियम हो, परंपरा हो, अगर आपके मूल अधिकार को छीनती है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, नल और वॉइड, जिसको आप कह सकते हैं शून्य हो जाएगा और अवैध हो जाएगा दोस्तों। तो आप देखिए कि लॉ को परिभाषित किया गया है। इसके तहत अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, जैसे एग्जाम्पल देखो, मान ले ट्रिपल तलाक। तो ट्रिपल तलाक में दोस्तों देखोगे कहीं ना कहीं कस्टम है। अगर आप बात करोगे मुस्लिम लोग का एक कस्टम है, एक ट्रेडिशन है, जो एक उसका परंपरा है जो चलते आ रहा है, ट्रिपल तलाक। तो आप देखोगे दोस्तों इंस्टेंट तलाक, आप अगर इंस्टेंट तलाक दे रहे हो तो इंस्टेंट तलाक क्या हो गया, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में चला गया, क्योंकि इक्वलिटी है, मेल और फीमेल इक्वल है। तो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंस हो रहा है। मेल अगर किसी को ट्रिपल तलाक देता है तो दोस्तों क्या हो जा रहा है, आप कहीं ना कहीं क्या हो रहा, उसको आप मैरिज क्या हो गया, मैरिज का आप देखोगे ब्रीच हो रहा है, ब्रीच ऑफ द मैरिज, कहीं ना कहीं शादी विच्छेद हो गया। तो किसी एक व्यक्ति को ज्यादा पावर देना कहीं ना कहीं क्या है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो दोस्तों अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो कहीं ना कहीं इस तरह का ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया गया। दूसरा आप सबरीमाल में देख लो दोस्तों, सबरीमाल में देखो कि जो 10 साल से लेकर 50 साल की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया कि महिलाओं को मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा। तो सवाल उठता है कि भाई पुरुष अगर मंदिर में जा सकता है तो महिला क्यों नहीं। आर्टिकल 14 का बात करोगे दोस्तों, तो आर्टिकल 14 के तहत इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के नजर में सब बराबर है और कानून का समान संरक्षण है। तो दोस्तों आर्टिकल 14 जो है दोस्तों कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट है। और आप अगर हिंदू रिलीजियस एक्ट के तहत देखोगे, तो हिंदी रिलीजियस एक्ट के तहत देखोगे, केरला आप पढ़ोगे, केरला में हिंदू रिलीजियस एक्ट के तहत आप देखोगे कि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर दोस्तों महिलाओं को मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया। तो दोस्तों सबरीमाल केस को क्या कर दिया गया, इनवैलिड बताया गया, बोला नहीं महिलाओं को भी मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। तो आप दोस्तों देख सकते हो, या तो हिंदू का कोई नियम कानून परंपरा हो, या कोई मुस्लिम का नियम कानून परंपरा हो, या कोई ट्राइब का हो, ट्रेडिशनल हो, किसी प्रकार का। आप मान लें पार्टिकुलर ट्राइब में नर बलि का प्रथा था कि भाई नर को क्या कर देना है, बलि करना है, या फिर पार्टिकुलर कम्युनिटी से ही आपको क्या करना है, मैरिज करना है। तो कहीं ना कहीं कोई ट्रेडिशन ऐसा है या कल्चर ऐसा है जो आपके फंडामेंटल राइट को करटेल, डेरोगेट, इनकंसिस्टेंस, मतलब उसको क्या कर रहा, उल्लंघन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस कंडीशन में इस कानून को क्या कर दिया जाएगा, नल और वॉइड। तो आर्टिकल 13 बताया है, आर्टिकल 13(3) बताया है कि कानून जो अगर फंडामेंटल राइट को खत्म करेगा तो वैसे कानून को हम नल और वॉइड घोषित करेंगे। तो सवाल उठा कि सर कानून क्या है, कानून के बारे में बताइए। तो बोला कोई भी कानून हो, विधि हो, एक्ट हो, बाइलो हो, सर्कुलर हो, नोटिफिकेशन हो, कस्टम हो, यूसेज हो, रिलीजन हो, किसी प्रकार का भी अगर कहीं ना कहीं ट्रेडिशन और परंपरा फंडामेंटल राइट को छीनता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, नल और वॉइड। मान लो भी कोई नोटिफिकेशन सरकार का आ जाए कि भाई पार्टिकुलर कम्युनिटी, मान लेंगे नोटिफिकेशन आ जाए कि जो अभी राजस्थान गवर्नमेंट का कोई जॉब हो जिसमें बोल दिया जाए सिर्फ राजस्थान के सिटीजन जो राजस्थान के जो डोमिसाइल है जिनका, वही सिर्फ फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ऐसे नोटिफिकेशन को नल और वॉइड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह नोटिफिकेशन फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है। इसका मतलब बाकी देशवासियों के साथ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो दोस्तों किसी प्रकार का भी अगर सर्कुलर हो, नोटिफिकेशन हो, कुछ भी हो, अगर आपके फंडामेंटल राइट को करटेल कर रहा है तो दोस्तों इस तरह का कानून को क्या कर दिया जाएगा, नल और वॉइड। आर्टिकल 13 इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि आर्टिकल 13 से ही रिलेटेड आपका आर्टिकल 13(4).
तो इसमें क्या, इसका एक्सेप्शन है दोस्तों। इसका एक्सेप्शन कैसे है, अभी जब हम बताएं कि लॉ जो है, कोई भी कानून आपका फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकता है। क्यों नहीं छीन सकता है, अभी देखें आर्टिकल 13(3) बोलता है कि इस सारे कानून के दायरे में। लेकिन सवाल है कि इस कानून के दायरे में अगर हम लिख दें लॉ ऐसे, मान ले लॉ का दायरा ऐसा है जिसमें इस दायरे में हम लोग दोस्तों किसको किसको डाले थे, लॉ को डाले थे, एक्ट को डाले थे, बाई लॉ को डाले थे, सर्कुलर को डाले थे, नोटिफिकेशन को डाले थे, कस्टम था, ट्रेडिशन था, यूसेज था, फैमिली लॉ था। तो बहुत सारे को हम लोग डाल दिए थे कि इन लॉ के दायरे में है, और इन सब मिलके हमारा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता। लेकिन दोस्तों अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लोग लॉ के दायरे में नहीं रखे हैं। कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आप फंडामेंटल राइट छीन सकते हो। यहां पर दोस्तों सवाल उठता है कि फंडामेंटल, इसीलिए आप देखोगे दोस्तों कि आप पढ़ोगे जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, पहले आप भारतीय संविधान में अभी कितने फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है, लेकिन जब लागू होने के समय कितने थे, 7 फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी भी हमारा क्या था, मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। लेकिन बाद में दोस्तों देखोगे कि आप यहां पर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में हुआ था। इसके माध्यम से आपका फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसका मतलब यह तय होता है कि कानून के माध्यम से तो आपका मूल अधिकार को नहीं छीना जा सकता, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से आपका फंडामेंटल राइट छीना जा सकता है। तो ये किस में दिया गया दोस्तों, 13(4) में। तो आपको यही समझना है कि 13(4) यह बोलता है कि अगर आप संविधान संशोधन करते हो तो संविधान संशोधन के माध्यम से आप फंडामेंटल राइट को छीन सकते हो। तो दोस्तों यही 4 आपका क्या था दोस्तों, 4 हमारा आर्टिकल था जो खत्म कर दिए। एक बार रिवीजन कर देते हैं। ये 13 जो था, इसमें हम बोले 13(1), 13(2), 13(3) और 13(4). इसमें हम बताएं कि संविधान लागू होने के पहले जितना भी कानून है फंडामेंटल राइट को छीनेगा, नल और वॉइड, सब लॉ के बारे में बात होगा। लॉ वर्सेस फंडामेंटल राइट, तो लॉ हमेशा हार जाएगा। लॉ वर्सेस फंडामेंटल राइट, तो लॉ हमेशा हारेगा। लेकिन यहां पर आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर्सेस फंडामेंटल राइट, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोस्तों जीत जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि आर्टिकल 13(1), 13(2), 13(3) ये लॉ के बारे में बात करेगा। तो जब भी लॉ के बारे में बात करेगा तो हमेशा फंडामेंटल राइट जीतेगा। 13(1) में भी फंडामेंटल राइट जीतेगा, 13(2) में भी फंडामेंटल राइट जीतेगा, 13(3) में भी फंडामेंटल राइट जीतेगा। लेकिन 13(4) आएगा तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जीत जाएगा दोस्तों। यही चारों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि 13(1) में संविधान लागू होने के पहले कोई भी कानून है फंडामेंटल राइट को छीनेगा तो नल और वॉइड होगा। 13(2) संविधान लागू होने के बाद कोई भी कानून फंडामेंटल राइट को छीनेगा तो नल और वॉइड। 13(3) में बोलता कोई भी कानून, यूसेज हो, कस्टम हो, ट्रेडिशन हो, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, बाई लॉ, कुछ भी हो, फंडामेंटल राइट को छीनेगा तो नल और वॉइड। लेकिन लास्ट 13(4) बोलता अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो तब आपका फंडामेंटल राइट को छीन सकता है। और इसी का एग्जांपल दोस्तों हम दिए थे 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया था। तो अब दोस्तों थोड़ा सा स्लाइड में देखते हैं। स्लाइड के माध्यम से अगर देखना चाहोगे तो थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हो। जैसे 13(1) वगैरह तो ये सब डील कर चुके थे दोस्तों ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में। जो लास्ट क्लास नहीं देखेंगे लास्ट क्लास में जाके सेवरेबिलिटी वगैरह ये सारा कॉन्सेप्ट डील किए थे हम। तो इसमें आपको देखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ऑलरेडी सब बहुत सारा डिस्कस कर चुके हम लोग इसके बारे में। हाँ, यहाँ पर दोस्तों आप एक केस लो जो है भिकाजी नारायण का केस है वर्सेस एमपी। हम बताएं बरार मोटर व्हीकल एक्ट, इसको चैलेंज किया गया था दोस्तों। इसलिए चैलेंज किया गया था, कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखोगे कि क्या यहां पर किया, सर्टेन एक्ट इंपावर स्टेट गवर्नमेंट टू एक्वायर ट्रांसपोर्ट बिजनेस अंडर देयर कंट्रोल। तो बताइए दोस्तों अगर स्टेट सारा मोटर बिजनेस व्हीकल को अपने अंडर में एक्वायर कर लेगा, उसके ऊपर कंट्रोल करेगा, तो आर्टिकल 19G का क्या होगा, अगेंस्ट आर्टिकल 90 जिसमें राइट टू प्रोफेशन है, हमें अपना पेशा चुनने का अधिकार इसके अगेंस्ट में।
तो दोस्तों इस सेक्शन पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लगेगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और फिर बाद फिल्टर आउट होकर जो बचेगा उस पर लग जाएगा दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो दोस्तों ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये दोस्तों यहां पर पीला वाला पार्ट ये सेपरेट हो जाता है और जो बच जाता है उसमें फंडामेंटल राइट ढक देता है। लास्ट क्लास में इसको डील किए थे। अब आर्टिकल 13(2) हम बताए थे कि क्या दोस्तों, संविधान लागू होने के बाद, तो संविधान लागू होने के बाद बताया था कि स्टेट ऑफ अंबिका मिल में चैलेंज किया गया था। तो इसमें बताया गया था कि प्रोविजन, आप कानून बना के किसी भी फंडामेंटल राइट को करटेल, डेरोगेट, इनकंसिस्टेंस नहीं बना सकते। मतलब संविधान लागू होने के बाद भी तो बहुत सारे कानून बन रहे हैं, तो आप फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते। क्यों? क्योंकि प्रोविजन, रोक है। और साथ ही साथ हम बताया था कि इसमें भी बताया गया था एक्सटेंट ऑफ फंडामेंटल राइट तो नॉन सिटीजन और कंपनी को नहीं दिया गया। अंबिका मिल में बताया गया था कि लेबर वेलफेयर फंड जो है जो पार्टिकुलर सिटीजन के लिए, न कि कंपनी के लिए है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं, और इसमें एक और कॉन्सेप्ट था जुडिशियल रिव्यू। 13(2) कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू का बात करता है, क्योंकि संविधान लागू होने के बाद जो भी कानून बनेगा जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशियल रिव्यू में अगर इनकंसिस्टेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो नल और वर्ड घोषित हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस चीज को भी समझ सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 13(2) स्टेटेड अबाउट द जुडिशियल रिव्यू। अब हम बताएं आर्टिकल 13(3) क्या है, 13(3) क्या है। तो 13(3) में सारे कानून को रखा गया है। कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट को छीनता है तो उसको नल और वॉइड कर दिया जाएगा, शून्य और अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या डाला गया है। तो देखिए एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, ऊपर आइए, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज, लॉ पास और मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर कंपिटेंट ऑथोरिटी, ये सारे अगर किसी भी प्रकार से फंडामेंटल राइट को छीना जाएगा तो ये सारे कानून को नल और वॉइड घोषित किया जाएगा। अब हिंदी में भी थोड़ा सा देख लीजिए। हिंदी में है कि विधि के अंतर्गत कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा विधायिका या सक्षम प्राधिकार के द्वारा पारित कोई भी विधिया क्या हो जाएगा, नल और वॉइड। जैसे हम बताए थे कि फैमिली लॉ के तहत, हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ के तहत हमारा ट्रेडिशन और कल्चर या रिलीजियस है, जो अगर राइट टू इक्वलिटी को छीनता है तो इनको क्या कर दिया जाएगा, नल और वॉइड। जिसमें सबरीमाल का एक केस बताया और दोस्तों एक बताया था ट्रिपल तलाक का। कहीं ना कहीं हमारा परंपरा और ट्रेडिशन है जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 को क्या करता है, वायलेट करता है। इसीलिए दोस्तों इसको क्या कर दिया गया था, नल और वॉइड। यहां देखोगे एग्जाम्पल सबरीमाल टेम्पल केस और ट्रिपल तलाक। अब हम बताएं लास्ट में दोस्तों, लास्ट केस जो था, लास्ट केस में बोले थे कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल। कह रहा है कि अगर ये सब सही था, जितना भी कानून था फंडामेंटल राइट को नहीं छीनता, लेकिन अगर आप संविधान संशोधन कर देते हो तो संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट छीन सकते हो। इसको बाद में देखेंगे दोस्तों, जब हम लोग पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद, तो एक सीरीज ऑफ द केस लॉ है जिसमें हम लोग डील करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्यों आया, तो इसी से रिलेटेड था दोस्तों। तो आजकल इस अनुच्छेद के कोई बात अनुच्छेद अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन पर लागू नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखो दोस्तों कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो 1978 में क्या राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया था, लीगल राइट, अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा। मतलब फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया, करटेल कर दिया। कौन करटेल कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से आप फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हो, छीन सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा पूरा आर्टिकल 13 कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं कंटिन्यूअसली वीडियो बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।